हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपके अपने जितेंद्र सर यानी जे के सर लेकर आए हैं न्यू चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बने रहें जितेंद्र सर के साथ वीडियो के लास्ट तक। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। शुरू करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। सबसे पहली बात कि जब भी कोई एटम है तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटता है एनर्जी लेवल में। अब देखा जाए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में सोचा जाए। मान लिया जाए इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है E1 और इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है E2। तो यहाँ पे E2 जो है वो ज्यादा होगा E1 से, मतलब इसका एनर्जी कम होगा, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होगा। अब कैसे कर सकते हैं इसको, और तो इसका रेडियस देख लीजिए। मान लीजिए R1 है और इस ऑर्बिट का रेडियस है R2। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूरी पे जाएंगे वैसे वैसे उसका एनर्जी बढ़ेगा। अब आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब बाहर वाला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगा? तो ऑब्वियसली है कि जो सबसे बाहर होगा उसकी एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे दूरी पे है, न्यूक्लियस से सबसे दूरी पे है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसी के पास होगी। और एक चीज और है, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वह न्यूक्लियस से कम लूजली अटैच होगा। कहने का मतलब लूजली अटैच मतलब आप देख लीजिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन फोर्स तो लग ही रहा है, इसमें भी इसमें भी, इसका दूरी ज्यादा है तो यह लूजली अटैच है इसके रिस्पेक्ट में। अब मान लिया जाए कि इसको और एनर्जी हम बाहर से दें। एनर्जी किसी भी प्रकार का हो सकता है, एनर्जी हीट एनर्जी हो सकती है, एनर्जी लाइट एनर्जी हो सकती है, किसी भी प्रकार का एनर्जी हो सकता है। तो जब हम इसको एनर्जी देंगे तब क्या होगा? तब एनर्जी पाकर यह कहीं ना कहीं ये जो है इलेक्ट्रॉन यह न्यूक्लियस से और दूर जाना चाहेगा। और इस प्रकार से अगर हम बहुत सारा एनर्जी इसको दें तब एक समय ऐसा आएगा कि यह एटम से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा एटम से। ठीक है, अब एटम से डिटैच हो जाएगा और मान लिया उसके पास और एनर्जी बची रहेगी, और एनर्जी उसके पास है, तब क्या होगा? एक तो सबसे पहले वो डिटैच होगा एटम से, उसके बाद वो एनर्जी बचा हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें स्पीड होगा, वेलोसिटी होगी उस इलेक्ट्रॉन में, वो बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से तेजी से वो बाहर निकलेगा एटम से। अब एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी लाइट एनर्जी भी हो सकती है, हीट एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन डिटैच हो रहा है, तब इस फिनोमेना को हम कहते हैं थर्मोआयनिक इफेक्ट। मतलब थर्मो मतलब यहाँ हीट से रिलेटेड है, थर्मोआयनिक इफेक्ट। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को लाइट एनर्जी दे रहे हैं, लाइट एनर्जी है, और तब वो एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है एटम से या मिडल सरफेस से। जैसे एटम किसका होता है? तो किसी भी चीज का एटम हो सकता है। तो यहां हमारा कहने का तात्पर्य है मेटल का एटम। तो जब मेटल का एटम हीट एनर्जी पा करके बाहर निकलता है, एटम से डिटैच होता है, तो इसको हम कहते हैं थर्मोआयनिक इफेक्ट।
अगर ए इलेक्ट्रॉन को हम लाइट एनर्जी देते हैं तब वह मेटल से बाहर निकलता है, तब उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यही चीज को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस चीज को लिखा देते हैं, उसके बाद और कंसेप्ट को हम बताएंगे। तो सबसे पहली बात है थर्मोडायनेमिक इफेक्ट। चाहिए देख लीजिए, ये बेसिक टर्म्स हैं। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम इसको लिख देते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? तो वैसा बैलेंस इलेक्ट्रॉन चलिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा वही लूजली अटैच होगा। तो जो लूजली अटैच है एटम से जो इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ? तो जब हम एनर्जी देते हैं तब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आता है, तो उसी हम कहते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वह बाहर निकल रहा है। तो लिबरेशन मतलब निकलना, बाहर निकलना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको नोट कीजिए। अब बच्चों इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी मैं दो टाइप को डिस्कस किया। थर्मोडायनेमिक इमिशन मतलब कि जब हम इलेक्ट्रॉन को हम हीट एनर्जी देते हैं और उसके बाद जब लिबरेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का मेटल सरफेस से, तो उसको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक इमिशन। और जब हम लाइट एनर्जी देते हैं तब, जैसे देख लीजिए, टर्म यही है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहली बात है कि यहाँ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। ये बाहर कैसे निकलेगा? तो एनर्जी दीजिए। तो दो एनर्जी दिए, एक है हीट एनर्जी दिए तो थर्मोडायनेमिक इमिशन, अगर हम लाइट एनर्जी दिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब फील्ड इमिशन और सेकेंडरी इमिशन क्या है? अब मान लिया जाए जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन को हम इसमें रख दें, तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? तो अगर हम एटम को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख दें या मेटल को रख दें, तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। और इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए, एक इधर फोर्स है उधर फोर्स है। जब ये फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख दें, तब ये जो इलेक्ट्रॉन है वह एक समय क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, एटम से डिटैच हो जाएगा। और इस प्रकार से वहां पे इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का मेटल सरफेस से। तो उस इमिशन को हम कहेंगे फील्ड इमिशन। मतलब कि जब हम मेटल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा और जिसके कारण वहां पे जो इमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का मेटल सरफेस से, उसको कहते हैं फील्ड इमिशन। अब एक टर्म है सेकेंडरी इमिशन, इतना पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी बताते हैं। जब मेटल सरफेस को ना इलेक्ट्रॉन्स के बीम से बम्बार्डमेंट किया जाता है, मतलब उसको टकराया जाता है, तब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स उससे इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं मेटल सरफेस से। तो उस प्रकार के जो इमिशन है उसको कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, तो हम इसको दिखाना चाहेंगे, चलो लिख देते हैं। अब है थर्मोडायनेमिक इमिशन।
इफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस बाय गेटिंग हीट एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी अगर वो गेन करता है और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है मेटल सरफेस से, तो दिस टाइप ऑफ इमिशन इज कॉल्ड क्या, थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसी को हम शॉर्ट करके उसको बताएंगे। अब है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा। द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस बाय गेटिंग लाइट एनर्जी, कर दीजिए यहां पे लाइट एनर्जी या लाइट कह सकते हैं। चलिए इसको और तो डिस्कस करेंगे ही। देन दिस टाइप ऑफ इमिशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और दोनों को हम बता चुके हैं। तो यहां पे मेन जो हमें अभी पढ़ना है वह है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन लाइट एनर्जी के कारण होता है। जब लाइट एनर्जी उस पर स्ट्राइक होती है मेटल सरफेस पे और वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, तब इस फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, है ना, बाय स्ट्राइकिंग द लाइट एनर्जी ऑन मेटल सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम बताते हैं, उससे पहले बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना। तो यहाँ पे अभी हम बेसिक टर्म को हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्टेड होता है। तो अब हम इससे आगे का जो टर्म है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाने से पहले हम इसके जो हिस्ट्री है उसमें हम जाना चाहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस हो और कंसेप्ट पूरा गेन हो। सबसे पहले बड़ा कंफ्यूजन था शुरू में कंफ्यूजन क्या था, कोई कह रहे थे सबसे पहले तो वो लाइट को, अभी हम लोग क्या मान रहे हैं लाइट को, कि लाइट एक वेव है जो हम पढ़ते आए। अब कोई कह रहे नहीं लाइट एक पार्टिकल है, तो बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाएगा कि लाइट पार्टिकल या वेव है। जैसे हम लोग 9th क्लास में नहीं थे, हम लोग कब 6, 7, 8 तक पढ़े हैं कि लाइट एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है, क्योंकि हम लोग वेव नहीं जान रहे थे उस समय। फिर 9th क्लास में हमने पढ़ा कि नहीं लाइट वेव मोशन पढ़ा, है ना, साउंड वेव और डिफरेंट तरह के वेव। फिर आया कि नहीं लाइट एक वेव है, तो एनर्जी भी है वेव भी है। ठीक है, तो उसी प्रकार से पहले बड़ा कंफ्यूजन था। न्यूटन ने कहा कि नहीं ये पार्टिकल है, ठीक है, उसके पहले ही दकार्ते ने बोला था कि ये पार्टिकल है, फिर न्यूटन ने उसको स्ट्रांगली उसको कहा कि नहीं ये पार्टिकल है। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें कहा गया नहीं वेव है। ठीक है, तो फिर बड़ा एक न्यूटन ने कहा है तो भाई हम वेव इसको कैसे माने। दूसरा एक और चीज थी, बहुत सारी चीजें, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे सबसे पहले दकार्ते ने कार्पस्कुलर थ्योरी को दिया। कब दिया? 1637 में। कार्पस्कुलर मतलब एक पार्टिकल, मतलब कि लाइट को क्या बताया कि पार्टिकल है। अब उस समय ये छोटा मोटा साइंटिस्ट, अब न्यूटन ने उसको क्या किया कि उसी थ्योरी को डेवलप किया और अपने जो बुक है ऑप्टिक्स उसमें उन्होंने लिखा। कब? 1672। लेकिन इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक क्या है, उन्होंने ये बताया कि जब वैक्यूम से कोई मीडियम में लाइट जाता है तो
नॉर्मल की ओर बेंड होता है, और जब नॉर्मल की ओर बेंड होता है तो उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो क्या, ऐसे तो रेली में होती है क्या, कम जाती है, लेकिन उन्होंने ही बोला कि वो बढ़ जाती है, स्पीड ज्यादा होता है, जो उल्टा था। तो उसको उसके बाद न्यूटन ने क्या कहा, वही सेम कर्पस्कुलर थ्योरी को आगे बढ़ाया, मतलब पार्टिकल जो है, मतलब लाइट को जो हम पार्टिकल मान रहे हैं उसी थ्योरी को आगे बढ़ाया। तो लोग मानने लगे नहीं लाइट एक पार्टिकल है। लेकिन उसके बाद हाइजेंस ने 1678 में एक वेव थ्योरी दिया। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल चल रहा था, पार्टिकल, उसके बाद आ गया वेव थ्योरी, और उन्होंने ये जो ड्रॉबैक था उसको फिर उल्टा किया कि नहीं, जिस मीडियम में अगर जाता है लाइट और वह नॉर्मल की ओर बेंड होता है तो उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो कम होती है। ठीक है। अब और उसी समय उन्होंने जो थ्योरी है वेव थ्योरी को और स्ट्रांगली क्या किया, मजबूत किया। लेकिन वहां पे एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। जैसे कंफ्यूजन ये था, इस थ्योरी को जब हाइजेंस ने इस थ्योरी को वेव थ्योरी को रिप्रेजेंट किया तो वहां पे एक कंफ्यूजन था कि वेव जो है वो बिना मीडियम के कैसे चलता है। तो इस थ्योरी को लोग ने एक्सेप्ट मतलब स्ट्रांगली नहीं किया। कारण भी था, न्यूटन एक महान वैज्ञानिक और ये हाइजेंस साहब। तो यहाँ पे कंफ्यूजन था कि वेव थ्योरी कैसे हो सकता है। मैं अगर वेव है तो मीडियम में तो नहीं, हो तो वैक्यूम में भी चलता है, तो वेव कैसे है। उसके बाद यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट आया 1801 में, वेव थ्योरी। ये भी उसके बाद क्या क्या है तो इस चीज को हम पढ़ेंगे कि जो कंफ्यूजन था कि पार्टिकल है या वेव है, पार्टिकल है या वेव है, उसके बाद इसको वेव थ्योरी एक्सपेरिमेंट हुआ और वेव का जो वेवलेंथ है उसको मेजर किया गया। तब लोग नहीं समझने लेंगे वेव है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन था कि आखिर क्या मसला है कि यह वैक्यूम में चलता है, लेकिन वेव के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम में तो मीडियम में तो नहीं चल रहा है, वैक्यूम में भी मतलब ट्रेवल कर रहा है, तो ये वेव कैसे है। तब अंत में आए कौन, मैक्सवेल। फिर और भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होते गया, है ना। तो उसके बाद आए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तब जाकर के इसे लोग पूरी शिद्दत से इसको एक्सेप्ट किए कि नहीं, लाइट एक वेव है। ठीक है। फिर आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते गए, एक कहानी है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, तो समझने के लिए और भी हम बताते हैं, इसको नोट कीजिए। तो बच्चों, यंग्स ने मेजर किया वेवलेंथ को। उसके बाद कंफ्यूजन तो बना हुआ था कि ये कैसे ये है, तो स्ट्रांगली फिर आए मैक्सवेल। इन्होंने पूरी जो कंफ्यूजन था उसको दूर कर दिया। क्या कि नहीं, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वह फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा। कैसे करेगा उसको सारे एक्सप्लेन किया, और उन्होंने लाइट के वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। यहाँ पे जो उनका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट जगह पे कंफ्यूजन में है, लेकिन वो जो पब्लिश जो था वो समथिंग 1864 में टोटली पब्लिश हुआ है, और वो जो चल रहा था यहाँ से चल रहा था। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब यहां पे इसके बाद क्या हुआ, तो वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या हुआ, फिर प्लांक जी आए, फिर आइंस्टीन ने आया। आइंस्टीन उसके बाद जो थ्योरी बनी है पार्टिकल। अब यहां पे दो चीज आपने देख लिया कि लाइट जो है वह पार्टिकल है, फिर वेव भी है। लेकिन है क्या वह, पार्टिकल या वेव या दोनों। तो एक्चुअली में जो लाइट है उसको मॉडर्न फिजिक्स में पार्टिकल के साथ साथ वेव कंसिडर किया गया, मतलब डबल नेचर, दोनों नेचर का है।
वह पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है, और वेव जैसा वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि दोनों कैसे हो सकता है, उसमें क्या कॉम्बिनेशन है और दोनों में क्या रिलेशन है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि फोटोन क्या है। तो सबसे पहली बात कि जब पार्टिकल माना गया लाइट को, तो लाइट का जो पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसका एक डेफिनेट एनर्जी होती है, उसको कहा गया फोटोन। लाइट के जो पार्टिकल है जिसका डेफिनेट एनर्जी होता है। अब एक टर्म है रेडिएशन। तो रेडिएशन में एम वेव जो है, एम वेव रेडिएशन, उसको रेडिएशन कहा गया। अब रेडिएशन है, तो उस रेडिएशन का डिस्क्रीट एनर्जी है और उसको कहा गया क्वांटा। और इसका जो स्मॉलेस्ट टर्म है वह है क्वांटम। तो ऐसे कह लीजिए कि यह जो है प्लूरल शब्द है, यह है सिंगुलर शब्द है। अब क्वांटम का क्या मीनिंग हुआ? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है उसको कहा गया है क्वांटम। स्मॉलेस्ट एंटिटी मतलब, अब इसको थोड़ा सा और समझाते हैं, लाइट के टर्म नहीं, डिफरेंट टर्म में। अब जैसे कहा जाए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रिसिटी में आपने इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तब वो क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो है। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे छोटा क्वांटम, मतलब सबसे छोटा जो टर्म है, एंटिटी है, वह कौन है? इलेक्ट्रॉन। आप समझ में आई बात कि जो क्वांटम जो हम यूज करते हैं, जो सबसे छोटा टर्म है, एंटिटी है, उसके लिए हम क्वांटम यूज करते हैं। किसी के लिए क्वांटम हो सकता है, किसी भी फिजिकल एंटिटी के लिए। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे छोटा क्वांटम क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब क्वांटा क्या है? तो उसी का बड़ा प्लूरल है, बहुत सारा, है ना? क्लियर है? तो यहां पे लाइट का जो क्वांटम है, क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा कि लाइट जो है वह एनर्जी के बंडल फॉर्म में है, कहीं कहीं ये सुनने को मिलेगा। वो क्या है? तो ये डिस्क्रीट बंडल है, ये बंडल्स ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है और एक बंडल के फॉर्म में है। ये नहीं कि भाई ये घटते बढ़ते रहता है। और वह जो सबसे छोटा जो बंडल है उसको हम कहते हैं फोटोन। ठीक है? तो पार्टिकल ऑफ लाइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्टिकल ऑफ लाइट, स्मॉलेस्ट कर दीजिए यहां पे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है? अब इसको और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे बेस्ट जो ये है। अब बंडल एनर्जी, एक सेकंड, हाँ लाइट चली गई थी। तो यहां पे क्वांटम ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्वांटम मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। अब एनर्जी के बंडल फॉर्म में है और ये कहा गया है कि यह जो बंडल है क्वांटाइज्ड है। जैसे मान लिया कि ये पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो है लाइट का, उसको हम कहें फोटोन। ठीक है? अब फोटोन जो है, फोटोन को हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। और मान लिया जाए इसका जो एनर्जी फिक्स्ड है, इसका एनर्जी फिक्स्ड है, और मान लिया कि हम दो फोटोन की बात करें तो 2 इंटू जो एक फोटोन का एनर्जी है उसके बराबर होगा। उसी प्रकार से 3 फोटोन का कितना होगा? तो 3 इंटू ई, है ना? इस तरह से। तो जो बंडल है, क्वांटा जो है, मतलब कि बंडल ऑफ बहुत सारे फोटोन्स का जो बंडल है,
उसका एनर्जी जो है फोटॉन्स के एनर्जी के मल्टीपल होता है। इसका मतलब क्वांटा जो है वह प्लूरल शब्द है किसका? क्वांटम का। अब फोटॉन्स सबसे छोटा यूनिट है एनर्जी का, और फिर वो जो एनर्जी होगा, जो एनर्जी गेन होगा किसी के द्वारा, वह जैसे कि एक फोटोन का एनर्जी ई है तो दो का 2e, 3 का 3e, इस तरह का। तो इसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रोस्टैट में ही पढ़े क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो सेम उसे ही है, क्वांटाइज्ड है। एनर्जी जो होती है लाइट की वो क्वांटाइज्ड होती है। बहुत सारा एनर्जी है तो वो किसके क्वांटाइज्ड है? तो फोटोन की क्वांटाइज्ड है। तो बने रहे जेके सर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और डिस्कस करेंगे इससे जो फर्दर कंसेप्ट है। तो ये था बेसिक टर्म। अब हम इसके बारे में, फोटोन के बारे में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। थैंक यू।